KVS PGT हिंदी के इस सेशन में सभी का फिर से स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं आरोह भाग 2 से शामिल हमारे नए पाठ्यक्रम में जैनेन्द्र कुमार का निबंध बाजार दर्शन। तो देखते हैं पहले पाठ परिचय। जैनेन्द्र कुमार, जन्म सन 1905, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उपन्यास हैं। देखिए, मुक्तिबोध नाम के एक साहित्यकार हैं हमारे प्रयोगवाद के, और ये मुक्तिबोध नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। प्रमुख पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। निधन हुआ 1990 में। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की निकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने जितनी गहराई से हृदयंगम किया है। बाजार दर्शन का एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो प्रस्तुत है बाजार दर्शन। जैनेन्द्र का लिखा ये बाजार दर्शन निबंध है जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में, आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज तक कल की जो घटनाएं हो रही बिल्कुल उस पर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि बात में पत्नी की ओट ली जाती है। इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी।
पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते ही हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसका प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे से के जुदा होने पर उनका मन घर से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, और वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। वह भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ में आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ लेने को तो जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आग की राह काम करता है। वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जेब भारी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा, पर मन खाली हो तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी तब तो वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो मन बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा।
शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीवन नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह कारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इसमें मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान व मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त होता है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पोटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा, लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उससे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखाता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज न हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि देखो, उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो।
तो यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल के को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा है, जीरा नमक है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। वह तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है
और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस निबंध में आए कुछ कठिन शब्द हैं जो इसी पाठ में दिए हुए हैं, देखते हैं उसके अर्थ। परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति। असबाब का अर्थ होता है सामान। दरकार का अर्थ होता है जरूरत। परिमित का अर्थ होता है सीमित। अतुलित का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके। पेशगी का अर्थ होता है अग्रिम राशि। नाचीज का अर्थ होता है महत्वहीन। अपदार्थ जिसका अस्तित्व न हो। दारुण का अर्थ है भयंकर। अकिंचितकर अर्थात अर्थहीन। स्पृहा का अर्थ है इच्छा। पशोपेश का अर्थ होता है असमंजस। अब देखते हैं जैनेन्द्र कुमार से महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, कौड़ियागंज गांव में, तथा इनकी मृत्यु 1990 में हुई। तो जन्म 1905 और मृत्यु 1990। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैनेन्द्र जी का बचपन का नाम आनंदी लाल है। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आता है, जैनेन्द्र का असली नाम क्या है? आनंदी लाल। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। जैनेन्द्र की प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। मुक्तिबोध। इस उपन्यास के पात्र हैं, पहला पात्र है मैं, दूसरा पात्र है पत्नी राजी और तीसरा पात्र है बेटी अंजू या अंजू। कहानी संग्रह इनके फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 और जैनेन्द्र की कहानियां 7 भागों में। इनके निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, ये और वे 1954, इतस्ततः 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृति। इनके साहित्य और संस्कृति संबंधी निबंधों का संग्रह है जिसका प्रकाशन ललित शुक्ल ने संपादित करके किया है। इनके अनुदित ग्रंथ है मंदालिनी नाटक 1935 में, दूसरा प्रेम में भगवान 1937 कहानी संग्रह है ये, और तीसरा पाप और प्रकाश 1953 में ये भी नाटक है। सहलेखन में इन्होंने ऋषभ चरण जैन के साथ मिलकर तपोभूमि नामक उपन्यास लिखा है। तपोभूमि, जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन। संपादित ग्रंथ है इनके साहित्य चयन निबंध संग्रह है और विचार वल्लरी, ये भी निबंध संग्रह है। इन्हें जो पुरस्कार या सम्मान मिला है, पद्म भूषण मिला, साहित्य अकादमी 1966 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1974 में और भारत भारती सम्मान मिला है। अब परीक्षा प्रयोगी कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1906 उत्तर प्रदेश में, 1907 मध्य प्रदेश में, 1907 बिहार में, 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो इसका उत्तर होगा 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। जैनेन्द्र कुमार जी किस वर्ग के उपन्यासकार माने जाते हैं? ऐतिहासिक उपन्यासकार, राजनैतिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार? तो जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती सम्मान या पद्म भूषण सम्मान? तो जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी, भारत भारती और पद्म भूषण तीनों मिला हुआ, जबकि मंगला प्रसाद पारितोषिक नहीं मिला हुआ। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी के बाद और उन्हीं के समय के दूसरे सबसे प्रसिद्ध कथाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, प्रसाद जी, जैनेन्द्र जी, याज्ञे जी। तो प्रेमचंद जी के बाद और उन्हीं के समय में दूसरे सबसे प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैनेन्द्र जी की कौन सी रचना कहानी विधा की नहीं है? पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, तत्सत या सुनीता?
तो जैनेन्द्र की रचना सुनीता ये उपन्यास विधा की रचना है। जैनेन्द्र की कौन सी रचना उपन्यास है? वातायन, फांसी, त्यागपत्र, पूर्वोदय। तो त्यागपत्र, सुनीता ये सब जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। तो इसका उत्तर होगा स, त्यागपत्र। केवल बाजार को पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को जैनेन्द्र ने क्या बताया है? नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, बाजार संस्कृति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो केवल बाजार को पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को जैनेन्द्र ने अनीति शास्त्र कहा है। बाजार दर्शन निबंध में आए शब्द मनी बैग का क्या तात्पर्य है? पैसे रुपए रखने का बैग, मनी से भरा हुआ बैग, पैसे की गर्मी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निबंध में आए शब्द मनी बैग का अर्थ है पैसे की गर्मी। परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? जरूरत के अनुसार खरीदारी करना, जरूरत को ज्यादा बढ़ा लेना, जरूरत के अनुसार नहीं बल्कि धन के अनुसार खरीदी करना, अर्थात खरीदने की शक्ति। दह मतलब से खरीदी करना। तो परचेजिंग पावर का अर्थ है जरूरत के अनुसार नहीं बल्कि धन के अनुसार खरीदारी करना, अर्थात खरीदने की शक्ति को परचेजिंग पावर कहते हैं। बाजार से कब आनंद मिलता है? जब आप ढेर सारी खरीदारी कर लेते हैं, जब आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जब ग्राहक का लक्ष्य निश्चित हो और वो अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित न हो, जब ग्राहक केवल जरूरत का सामान खरीदे, अनावश्यक वस्तुएं ना खरीदे। उपर्युक्त श और द दोनों सही। तो इसका उत्तर उपर्युक्त श और द दोनों सही होगा। बाजार से आनंद तभी मिलता है जब ग्राहक का लक्ष्य निश्चित हो और वो अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित न हो, और जब ग्राहक केवल जरूरत का सामान खरीदे, अनावश्यक वस्तुएं ना खरीदें। मन खाली होना और मन बंद होना का क्या तात्पर्य है? निश्चित लक्ष्य न होना, इच्छाओं का समाप्त हो जाना, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। मन खाली होना का अर्थ होता है निश्चित लक्ष्य न होना, और मन बंद होना का अर्थ होता है इच्छाओं का समाप्त हो जाना। तो ये दोनों सही है। तो उत्तर होगा स, उपर्युक्त दोनों। परमात्मा और मनुष्य की प्रकृति में क्या अंतर है? परमात्मा ईश्वर है, मनुष्य तुच्छ प्राणी है। परमात्मा संपूर्ण है, वह शून्य होने का अधिकार रखता है, परंतु मनुष्य अपूर्ण है, उसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है। उपर्युक्त दोनों गलत, विकल्प ब सही। तो इसका उत्तर द होगा, विकल्प ब सही। परमात्मा मनुष्य की प्रकृति में क्या अंतर है? तो परमात्मा संपूर्ण है, वह शून्य होने का अधिकार रखता है, परंतु मनुष्य अपूर्ण है, उसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है। लेखक किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहते हैं? तो स्पिरिचुअल, आत्मिक, धार्मिक व नैतिक। दह उपर्युक्त सभी। तो लेखक उपर्युक्त सभी शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअल, आत्मिक और धार्मिक और नैतिक, इन सभी शब्दों के उपर्युक्त सभी। लोग संयमी भी होते हैं, सब कुछ तो लेने को जी होता है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। इन सभी वाक्यों में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, निपात है या अव्यय है? तो लोग संयमी भी होते हैं, ये बल दिया जा रहा है। सभी कुछ तो लेने को जी होता है, भी बल दिया जा रहा है वाक्य पर। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, ये भी बल दिया जा रहा है। तो ये निपात है। श उत्तर इसका सही होगा। तो खत्म होता है जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। उम्मीद है आपके लिए जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगा, और चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।